हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो डिस्कस करेंगे वो है CSIR नेट दिसंबर 2025 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस। ठीक है, एंड ये पार्ट बी के क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस आए थे कॉम्प्लेक्स से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या कहता है। कहते हैं लेट डी डिनोट द ओपन यूनिट डिस्क। डी आपके पास एक ओपन यूनिट डिस्क को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसने दी हुई है डिनोट डिफाइन करके। एंड कह रहा है एक्स में वो सारे मैपिंग्स कंटेन हो रही हैं, ठीक है, जिनकी डोमेन डी है एंड को डोमेन कॉम्प्लेक्स है, सच दैट एफ इज होलोमोर्फिक एंड सेटिस्फाई एफ ऑफ 2z इज इक्वल टू एफ ऑफ z अपॉन में 1 माइनस में एफ ऑफ z का होल स्क्वायर फॉर ऑल z मॉडुलस z इज लेस देन 1 बाय। कहता है एक तो आपको डी आपको डिफाइन करके दी है कि आपके पास जो डी है वो एक ओपन यूनिट डिस्क दी हुई है। दूसरी बात आपको कहता है कि जो आपका एक्स है वो सारे ऐसे फंक्शंस कंटेन कर रहा है जो होलोमोर्फिक हो और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे फॉर ऑल मॉडुलस z इज लेस देन 1/2। ठीक है, तो आपको यहाँ से पूछ रहा है कि x अनकाउंटेबल होगा क्या, इनफाइनाइट काउंटेबल होगा क्या, या एवरी एलिमेंट ऑफ x एक ओपन मैप रहेगी और x के पास एग्जैक्टली एक एलिमेंट रहेगा, क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये कंडीशन देखते हैं ध्यान से, और एक आपको जो डोमेन दी हुई है वो इस डोमेन में और इसमें जो आपके पास है z इक्वल टू 0 के ऊपर अगर मैं काम करूं तो मुझे यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू मिल सकती है आसानी से। भाई और कुछ मैं पुट करके देखना चाहूँ, जैसे मान लो मैं z को अगर 1/2 पुट करती हूँ तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिलनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मैंने 1/2 पुट किया तो ये तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, है ना। तो उससे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वैल्यूज निकालना। एक मुझे सीधा एक 0 दिख रहा है जिसकी वैल्यू मेरे पास इवेल्युएट की जा सकती है ना। तो पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं, वहां से फिर हम चलेंगे आगे क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, क्योंकि z आपका जो है z इक्वल टू 0 ये आपका डोमेन का हिस्सा है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, z इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो z इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा f ऑफ 0, है ना। यहाँ पे जैसे ही आपने z को 0 पुट किया यहाँ पे भी f ऑफ 0 बनेगा एंड 1 माइनस में f ऑफ 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से f ऑफ 0 की वैल्यू निकल सकती है, f ऑफ 0 माइनस में f ऑफ 0 का क्यूब इज इक्वल टू f ऑफ 0 एंड यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी f ऑफ 0 की 0, है ना। इसको सोल्व वगैरह कर लेना, कैंसिल आउट। f ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 की। अब f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आई है, मतलब फंक्शन इतना पता चल गया कि जो भी फंक्शन आएगा वो 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है ना। आपके पास जो भी फंक्शन है वो 0 के ऊपर 0 वैल्यू दे रहा है, ये तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास एक ऐसा फंक्शन मिलेगा f ऑफ z जो 0 देगा एट z इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो चीजें बन सकती है, या तो आपका एफ जेड 0 पे 0 हो, या फिर आपका एफ जेड आइडेंटिकली 0 हो फॉर ऑल z के लिए डोमेन के अंदर आने वाले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो आपके पास कि आपको जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है भाई कार्डिनलिटी क्या होगी एक्स की। अब मैं मान लेती हूँ यहाँ से कि मेरा जो फंक्शन है ना वो लेट कर लेती हूँ कि वो मेरा चलो आइडेंटिकली 0 नहीं है, अगर नहीं है तो फिर इस केस पे आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने मान लिया लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट कि एफ जेड आपका आइडेंटिकली 0 नहीं है। अगर एफ जेड आपका आइडेंटिकली 0 नहीं होगा इसका मतलब वो सिर्फ आपको 0 पे ही 0 देगा। अरे भैया आइडेंटिकली 0 नहीं है लेकिन 0 पे 0 तो दे रहा है, तो यहाँ पे मैं एफ ऑफ जेड को ऐसा कुछ कंसिडर करके चल लूं वेयर एफ ऑफ जेड हैज ऑर्डर m at z equal to 0 and h of z is non-zero for z equal to 0, या यहां से लिख सकते हो कि h of 0 is not equal to 0। ठीक है, हमने मान लिया कंसिडर कर लिया कि फंक्शन मेरे पास ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन जो मुझे दिया गया है वो होलोमोर्फिक दिया गया है, फंक्शन जो दिया गया है वो होलोमोर्फिक दिया गया है। ठीक है, इसी वजह से और 0 पे 0 भी दे रहा है, तो इसको होलोमोर्फिक रखने के लिए मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया एंड एच जेड एक होलोमोर्फिक फंक्शन होगा, क्योंकि उसके अगर ये होलोमोर्फिक नहीं हुआ तो f पूरा ही खत्म हो जाएगा, f तो होलोमोर्फिक रह ही नहीं पाएगा।
तो एफ जेड आपका ये है, मान लिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास अगर एफ जेड ऐसा है, जेड इक्वल की पावर एम एच जेड, है ना, और ये हमें पता है जीरो पे जीरो भी दे रहा है ना, एफ ऑफ जीरो पे जीरो भी है, आइडेंटिकली भी जीरो नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्यों सिर्फ जीरो पे ही जीरो दे रहा है और कहीं पे भी जीरो नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है, इस वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है इन द गिवन कंडीशन, यानी ये जो आपको कंडीशन दी हुई थी इसके अंदर आप पुट कर दो, ठीक है। तो आप यहां से कैलकुलेट करोगे, एफ ऑफ जेड आपके पास ये है, तो एफ ऑफ टू जेड क्या हो जाएगा, जेड की प्लेस पे टू जेड पुट कर दोगे, तो टू जेड की पावर एम एच ऑफ टू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड की वैल्यू है ये, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ऐसा आया, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे, देखो ये मैं अलग अलग अगर कर लूं तो ये आपके पास z की पावर m से z की पावर n कैंसिल, है ना, ठीक है। ये आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 2 की पावर m h ऑफ 2z इज इक्वल टू में h ऑफ z अपॉन में 1 माइनस में z की पावर m h z का, इसको भी मैं 2m कर दूं और इसको मैं स्क्वायर कर दूं, ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरी जो बात चल रही है वो z इक्वल टू जीरो पे चल रही है सारी, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, एट z इक्वल टू जीरो कैलकुलेट करती हूँ कि भाई कि z इक्वल टू जीरो भी तो डोमेन का हिस्सा है, और अगर z इक्वल टू जीरो मेरा इसके अंदर आ रहा है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तभी तो x के अंदर आएगा वो, है ना। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सारे z के लिए करना चाहिए तो जीरो के लिए भी करना चाहिए, तो जीरो के लिए हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 की पावर m h ऑफ जीरो, h ऑफ जीरो 1 माइनस में यहाँ पे z आप जीरो पुट करेंगे तो ये आपका जीरो बन जाएगा, यानी आपको मिला 2 की पावर m इज इक्वल टू में 1, ऐसा मिल गया, है ना। 2 की पावर m आपको क्या मिल गया, 1 के इक्वल। अब ये आप देखो यहां से जो हमने कंसिडर किया था, ये कंसिडर किया था कि ऑर्डर उसका m होना चाहिए, है ना, ऑर्डर क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। मतलब आपके पास जो m है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर m की बात कर रहे हैं। अब फंक्शन को क्या रखना है, एनालिटिक रखना है, फंक्शन को एनालिटिक रखने के लिए m आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को आप इस तरीके से कंसिडर करके चल सकते हो, है ना। m आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। m जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया तो यहां से क्या आपको ऐसा कोई m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिलेगा जिसके लिए 2 की पावर m 1 के इक्वल हो जाए, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आखिर में कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिला, क्योंकि जो हम अज्यूम करके चले थे कि हमारा फंक्शन जो है वो आइडेंटिकली जीरो नहीं है, तो हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन मिली। इसका मतलब फंक्शन शुड बी आइडेंटिकली जीरो, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन आपको हर एक वैल्यू पे जीरो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे x के अंदर कैसे फंक्शन आ गया, x के अंदर जीरो मैपिंग आ गई, जो आपके पास जीरो मैपिंग है वो आपकी ये अपने अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको एक एलिमेंट मिल गया x के अंदर, सिर्फ आपको सिर्फ एक एलिमेंट मिल गया, x इक्वल टू एक मैपिंग मिली है, एक मैपिंग ही मिली है जो सिर्फ जीरो पे जाके मैप कर रही है। तो यहाँ पे इसने जो बोला है, इसने बोला है कि x अनकाउंटेबल होगा, बिल्कुल गलत, इनफाइनाइट होगा, बिल्कुल गलत। फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, x के पास एक एलिमेंट रहेगा। अब देखो थर्ड ऑप्शन आपके पास कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ x इज एन ओपन मैप, क्या हर एक एलिमेंट x का ओपन मैप होगा। आप देखो x का जो एलिमेंट निकल कर आया है वो तो हमें क्या निकल कर आया है, वो तो एक जीरो मैपिंग निकल कर आई है, और इसमें हर एक एलिमेंट की इमेज जीरो है। इसका मतलब ये आपके पास एक क्लोज मैपिंग आ गई, ओपन मैपिंग तो रही नहीं, ठीक है। ओपन मैपिंग तो तब रहती है जब ये आपका एक ओपन सेट पे जाके मैप करता है, ये तो आपका क्लोज्ड सेट है, तो ये आपका ओपन मैप तो नहीं रहा। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला देखिए जी, कहता है कि ऐसा आपके पास एक फाइनाइट सबसेट है सी का जो जीरो को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। ध्यान रखना, फाइनाइट सबसेट है सी का जिसके अंदर जीरो तो आ ही रहा है, उसके अलावा भी कुछ आ सकता है, ठीक है।
लेट एफ आपका कह रहा है, उसने डिफाइन करके दिया है कि जब आप अपने डोमेन को कॉम्प्लेक्स में से एस को माइनस कर देते हो या हटा देते हो, यानी आपका जो जीरो का एक छोटा नेबरहुड या जीरो ही या फिर जीरो के अलावा कोई दूसरा पॉइंट अगर आपने रिमूव कर दिया, तो ये फंक्शन आपका होलोमॉर्फिक फंक्शन होना चाहिए जिसके पास सिर्फ सिंपल पोल होना चाहिए जीरो पे। अब यहाँ पे इसने जो बात बोली है इसको थोड़ा सा गौर से समझना। यहाँ पे इसने जो बोला है, कहता है कि होलोमॉर्फिक फंक्शन होना चाहिए जिसके पास सिंपल पोल होना चाहिए जीरो पे, लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला कि जीरो के अलावा कहीं पे भी पोल नहीं हो सकता या जीरो के अलावा कहीं पे भी सिंगुलैरिटी नहीं हो सकती, ऐसा इसने नहीं बोला। इसने सिर्फ एक हमें बता दिया कि भाई जीरो तो सिंपल पोल रहेगा और बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं फॉर आर आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे इसने गामा आर टी डिफाइन करके दिया है एंड ये आपको पता है ये आपके पास एक डिस्क की इक्वेशन होती है ना, जिसका रेडियस आर है, ये आपको पता है। आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भैया आपके पास जो फंक्शन बनेगा उस फंक्शन पे जब आप z से रिप्लेस करवा दोगे 1/z को, तो वो क्या रिमूवेबल सिंगुलैरिटी रखेगा जीरो पे। और फिर आपको कहता है कि अगर आप वही सेम चीज करते हो तो क्या एसेंशियल सिंगुलैरिटी रखेगा जीरो पे, ये आपसे बोल रहा है। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन पे मैं बाद में चलती हूँ, पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन पे काम करती हूँ। तो आपको जो बोला गया है एस, यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स का सबसेट दिया हुआ है जो जीरो को अपने अंदर कंटेन कर रहा है और आपके पास एक सिंपल फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसके पास सिंपल पोल है जीरो पे। ठीक है, और जब आप इस सी में से एस हटा दोगे तो वहां पे वो फंक्शन होलोमॉर्फिक होना चाहिए, मतलब सी में से एस हटाने पर होलोमॉर्फिक होना चाहिए। इसका मतलब जो सिंगुलरिटी आएगी वो सिर्फ इस एस की वजह से आएगी, इस एस के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसकी वजह से वो सिंगुलरिटी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको हटाने के बाद आपका फंक्शन एनालिटिक रहेगा, इसका मतलब ये एस ही ऐसा है जिसकी वजह से सिंगुलरिटी आ सकती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपके पास गिवन है कि भैया एफ जेड आपके पास सी में से जब आप एस हटा दोगे तो आपका होलोमॉर्फिक है। दूसरी बात, एफ जेड के पास एक सिंपल पोल है जीरो पे। मैं यहाँ पे देखना एक सिंपल सा फंक्शन कंसिडर करके चलती हूँ, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस में 1/z। ये फंक्शन जब आप एस है वो ऑलरेडी जीरो को कंटेन कर रहा है, तो जब आप एस है, अगर आप ये भी ले लेते हो सिंगलटन ले लो, मान लो अगर आपने इसमें से एफ जेड, अगर आपने एफ जेड के लिए जो मैपिंग बनाई है उसमें से अगर आप अपने डोमेन में से ये एस भी हटा दोगे तो इसके पास सिंपल पोल है, सिंगुलरिटी है। ठीक है, मतलब ये आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसपे पोल आ रहा है जीरो के ऊपर, तो ये फंक्शन आप लेकर चल सकते हो। ये वाला तो हिस्सा तो एनालिटिक है, इसकी वजह से पोल निकल कर आ रहा है, आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन हमने कंसिडर कर लिया, कौन सा फंक्शन कंसिडर किया, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस में 1/z। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि z इक्वल टू जीरो पे जब आप एफ ऑफ 1/z निकालते हो तो वो आपके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी रहती है क्या। आप देखो यहाँ पे आप z को जब 1/z से रिप्लेस करवा दोगे तो फर्स्ट वाला फंक्शन तो ये बन जाएगा, सेकंड वाला फंक्शन ये बन जाएगा। अरे ये अगेन सेम फंक्शन नहीं बन गया क्या, और ये तो जीरो पे पोल रख रहा है, नहीं क्या, इसने बोला जीरो पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी, लेकिन ये तो हमारा पोल रख रहा है जीरो पे, नहीं क्या। तो ये ऑप्शन मैं गलत कर दूं, फर्स्ट वाला, सेम सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि पोल रख रहा है इसी ऑप्शन से, इसी एग्जाम्पल से। आपका ये भी गलत क्योंकि इसने बोला कि आपका एसेंशियल सिंगुलरिटी रख रहा है, लेकिन मेरा तो पोल रख रहा है जीरो के ऊपर, तो मेरा सेकंड ऑप्शन भी गलत। अब चलते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपको कहता है कि अगर आपका इंटीग्रल जीरो है, किस पे, इस डिस्क पे, आर रेडियस की एक डिस्क दी हुई है, फॉर सम आर ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर ये आपका जीरो है तो एस सिंगलटन सेट नहीं होगा क्या, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो आप एक चीज देखना, मैंने अभी क्या बताया था कि एस आपका एक ऐसा सेट होगा जिसकी वजह से सिंगुलरिटी आएंगी। क्यों, क्योंकि इसको हटाने के बाद आपका फंक्शन होलोमॉर्फिक है, इसका मतलब जो गड़बड़ करी है वो एस ने ही करी है, इसका मतलब एस के अंदर ही जो एलिमेंट्स आएंगे उन पे ही फंक्शन की सिंगुलरिटी निकल सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब देखो, आपको कहता है कि अगर ये इंटीग्रल 0 है तो आपका एस सिंगल्टन सेट नहीं होगा क्या? अगर आप मान लो कि एस आपका सिंगल्टन सेट भी है, अब सिंगल्टन होगा तो पक्का 0 तो वो कंटेन कर रहा है, इसका मतलब एस आपका सिर्फ अगर आप मैंने मान लिया कि 0 ही है, सिंगल्टन सेट मान लिया, और यहां पे अगर आप अपने फंक्शन की रेजिड्यू निकालोगे तो रेजिड्यू आपको पता है, या मैं बोलूं अगर फंक्शन का इंटीग्रल भी निकालते हो तो वो आपका ऐसा आता है, आपके पास जो जो सिंगुलरिटीज आएंगी उन पे रेजिड्यू निकालोगे, नहीं क्या? है ना, यही आपके पास होता है अगर आप z इक्वल टू मॉडुलस z इक्वल टू आर के ऊपर बात कर रहे हो, ये आपके पास निकल कर आता है। अब एक चीज देखो, आपके पास फंक्शन है वो होलोमोर्फिक है और उसके पास सिंपल पोल है z इक्वल टू 0 पे, मतलब फंक्शन आपका कुछ ऐसा रहेगा सेम, यहाँ पे कोई आपके पास h ऑफ z टाइप का कुछ आ सकता है ना? अगर आप इसको z इक्वल टू आर के लिए निकालोगे, ये सिंपल पोल रहेगा, आई एम सो सॉरी, सिंपल पोल, ठीक है। अगर आप z इक्वल टू आर पे भी निकालोगे तो इसका जो रेजिड्यू आएगा वो आपके पास 2 पाई आयोटा आ जाएगा, क्योंकि ये तो एनालिटिक है, ये तो एनालिटिक है, रेजिड्यू आएगा इसकी वजह से, ये तो नॉन जीरो आ रहा है ये, लेकिन उसने बोला कि 0 होना चाहिए, तो 0 बनाने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिंगुलरिटी आपको चाहिए, ताकि आप यहां से सम ऑफ रेजिड्यूज इस तरीके से कर पाए कि यहाँ पे माइनस होके वो 0 दे दें, क्योंकि अकेले 0 से तो वो काम नहीं करेगा। अब सिंगल्टन सेट है तो 0 तो पक्का कंटेन करेगा एस, 0 पे ही सिंगुलरिटी देगा, और 0 पे तो रेजिड्यू हमारा 2 पाई आयोटा आ रहा है, उसके अलावा तो ये तो 0 तो नहीं दे रहा। इसका मतलब यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा कि सम ऑफ रेजिड्यूज आपके पास क्या बना दे, 0 बना दे, और वो कब बनाएगा, यहाँ पे जब आपके पास एक एक्स्ट्रा सिंगुलरिटी रहेगी, और एक्स्ट्रा सिंगुलरिटी किसकी वजह से रहेगी, एस सेट की वजह से। क्यों? क्योंकि एस सेट को हटाते ही फंक्शन तो आपका होलोमोर्फिक है, इसका मतलब एस के अंदर 0 के अलावा एक और एलिमेंट उपलब्ध होना चाहिए, तभी वो आपके सम ऑफ रेजिड्यूज को 0 कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपका सिंगल्टन सेट नहीं होना चाहिए, इसके अलावा भी एक एलिमेंट और एग्जिस्ट कर सकता है, और भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 ही आए, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, लेकिन सिंगल्टन तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह से रेजिड्यू आपका नॉन 0 आ रहा है एंड इंटीग्रल आपका 0 नहीं बन पा रहा है। तो इसी वजह से इसने जो बोला है वो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट बोला है कि ऐसा आपका सिंगल्टन सेट नहीं रहे। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ आपको कहता है कि ऐसा अगर आपका सिंगल्टन सेट नहीं है, पहले ही बोल दिया, तो आपका ये इंटीग्रल हमेशा 0 आएगा क्या, हमेशा 0 आएगा फॉर सम आर ग्रेटर देन 0 के लिए, सच दैट कि आपके पास ये कंडीशन भी हो। मतलब आपको कुल मिला के ये बोला है कि ऐसे एक तो आपका सिंगल्टन नहीं है, प्लस में ये वाली कंडीशन, तो क्यों आपके पास ये होगा क्या, ये आपको दोनों कंडीशंस मिला के इक्वल टू वाली कंडीशन है, ठीक है, कि ये इफ ये एंड ये देन ये। तो यहां पे अब चीज देखना, एस मान लो आपने सिंगल्टन नहीं लिया, ऐसा आपने मान लो सिंगल्टन नहीं लिया, लेट अस सपोज दैट कि एस को आपने ले लिया 0 और 1, ठीक है, ये आपका सिंगल्टन नहीं है, क्योंकि 0 तो देखो प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि उसने बोला है कि 0 तो वो पक्का कंटेन करेगा, उसके अलावा कुछ भी हो, कुछ और भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि एस है वो मेरा 0 और 1 दो एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसने बोला है कि इसके पास सिंपल पोल होना चाहिए 0 के ऊपर, तो ये तो चलो है हमारे पास कि सिंपल पोल तो मैंने ले लिया 0 पे, उसके अलावा भी मैं क्या करूंगी, यहां से एक ये कंसिडर कर लूंगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास 1 के ऊपर भी एक सिंगुलरिटी मिल जाएगी फिर, ठीक है। मैं फंक्शन को इस तरीके से कंसिडर कर रही हूं कि मेरा ये कभी भी इंटीग्रल को 0 नहीं आने देगा किसी भी केस के लिए, तो मैंने ये फंक्शन कंसिडर करके चल दिया, मान लीजिए, क्योंकि 1 के ऊपर आपकी सिंगुलरिटी है, अगर मैं सी में से इस एस को हटा दूंगी तो फंक्शन मेरा होलोमोर्फिक रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन कंसिडर कर लिया। अब आप देखो, आपको कहता है कि एस सिंगल्टन नहीं है, ये वाली कंडीशन खत्म, ये वाली कंडीशन पे आते हैं, कहता है एस का इंटरसेक्शन जब आप करोगे,
इसके साथ, मतलब मॉडुलस z इक्वल टू r, ये सारे एलिमेंट्स कंटेन करने वाला एक सेट, अगर s का आप उसके साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो तो वो एम्प्टी होना चाहिए। मतलब अगर आप r यहां से कुछ भी लेते हो, कोई भी आपने रेडियस उठाया, जैसे मान लो आपने 1 उठा लिया, ठीक है, तो कहता है कि आप जब रेडियस 1 ले रहे हो तो ये सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करके आप जब s के साथ इंटरसेक्ट करोगे तो वो आपका एम्प्टी आना चाहिए, इसने ये बात बोली है। तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। पहला केस, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो आपका r है वो क्या क्या हो सकता है, रेडियस क्या क्या हो सकता है, क्योंकि रेडियस आपका 0 से तो बड़ा होगा, क्योंकि इसने बोला है r ग्रेटर देन 0, तो चलो 0 से तो बड़ा होगा, ये r 0 से तो बड़ा होगा, ठीक है। मैं यहां से लेती हूं कि r आपका एक तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, पहला केस। दूसरा केस, r मेरा 1 से बड़ा हो। तीसरा केस, r मेरा 1 हो। ये 3 केसेस बन सकते हैं, ठीक है, ये 3 केसेस बन सकते हैं। अब इन तीनों केसेस में देखना, ये जो आपके पास है r जब आपका 0 से 1 में है तो आपकी जो डिस्क बनेगी वो ऐसे ओपन यूनिट डिस्क बनेगी, रेडियस आपका 0 से 1 के बीच में है ना। मतलब रेडियस आपका 0 से 1 में, आप कोई भी डिस्क ऐसे उठा लो, ये वाली, फिर ये वाली, 1 तक रहेगी ऐसे, है ना। यहाँ पे एटलीस्ट अगर आप कोई भी r उठाते हो बीच में, जैसे मान लो आपने रेडियस उठा लिया 1/2, कोई भी उठा लो आप बीच में, 1/3, 1/4, 1/5, कुछ भी उठा लो, वो कम से कम इस z इक्वल टू 0 को तो कंटेन कर रहा है अपने अंदर। अरे r तो 0 से बड़ा है, अगर r 0 से बड़ा है तो पक्का वो 0 को तो कंटेन करेगा ही, है ना। और ऐसे अगर आप कोई भी और बनाओगे 1 तक तो सारे 0 को कंटेन करेंगे, ठीक है, लेकिन 1 को कंटेन नहीं करेगा। जो आपकी 1 सिंगुलरिटी है वो आपकी बाहर रह जाएगी, रेडियस से, अपने आपके डिस्क से बाहर रह जाएगी। इसका मतलब आपको जो सिंगुलरिटी मिलेगी वो ओनली क्या मिलेगी, z इक्वल टू 0 पे। दूसरी बात, ये जो आपके पास s है, जो आपका सेट बन रहा है 0 से 1, इसके साथ ये जो आपके पास z बिलोंग्स टू c सच दैट मॉडुलस z इज क्या, इक्वल टू r, जो आपने लिया है ये इक्वल टू r ऐसा समझ लो कि लेस देन 1 है। तो ये जो आपके पास सारा है सेट, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, सॉरी, इसके साथ इसका जो इंटरसेक्शन है वो 0 भी है, एम्प्टी भी है, क्योंकि ये आपके पास 0 और 1 को कंटेन कर रहा है सिर्फ, और इसमें 0 और 1 आ ही नहीं रहे हैं, इसके अंदर 0 1 और आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि रेडियस आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो जब इसके अंदर 0 से 1 के बीच में मेंबर आ रहे हैं, 0 और 1 नहीं आ रहे, इसके अंदर सिर्फ 0 और 1 आ रहे हैं, तो इनका मतलब जो आपका इसका और इसका इंटरसेक्शन है, इसको मैं ए नाम दे देती हूँ, वो आपके पास एम्प्टी है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आपको चेक करना है कि क्या आपका फंक्शन का इंटीग्रल 0 आ रहा है क्या। तो यहाँ पे देखो f ऑफ z जो आपने लिया है, इसका इंटीग्रल क्या आपके पास 0 आ रहा है क्या। इस पे r आप कुछ भी उठा लो, z इक्वल टू 1/2 उठा लो, अरे कुछ भी उठा लो 0 से 1 के बीच में, ठीक है, आपने ये उठा लिया, तो इसकी वजह से सिर्फ आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी 2 पाई आयोटा, क्योंकि ये तो आपका एनालिटिक है, क्योंकि सिंगुलरिटी बाहर आ गई, 1/2 डिस्क के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब इसकी जो रेजिड्यू निकल कर आया वो आपके पास आया ये, यानी इसका जो वैल्यू निकल कर आई वो आई 2 पाई आयोटा। लेकिन ये तो 0 नहीं है, लेकिन इसने क्या बोला था, 0। तो चलो ये वाला केस तो चलो मेरे पास कोई बात नहीं, एक केस खत्म हुआ है, ये वाला केस खत्म हुआ है, हो सकता है इस केस में निकल गया है, तो इसमें चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे r अगर आपका 1 से बड़ा है, तो r अगर 1 से बड़ा, जैसे मान लो आपने 2 ले लिया मॉडुलस z2, तो वो दोनों सिंगुलरिटीज कंटेन करेगा, 0 भी और 1 भी, तो दोनों की वजह से आपका रेजिड्यू निकल कर आएगा, है ना। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और दूसरी बात पहले इंटरसेक्शन भी तो चेक कर लें, आपका r अगर 1 से बड़ा है तो आपका जो सेट बनेगा ए सेट, जिसको मैंने नाम दिया था अभी, वो आपके पास क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। मतलब उसमें सारे के सारे z मॉडुलस z वैल्यू 1 से बड़े आएंगे, तो ये सिर्फ 0 और 1 कंटेन कर रहा है s, तो इससे तो 1 से तो बड़ा ही गया है वैल्यू,
इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। एम्प्टी है तो चलो हम आगे काम कर सकते हैं। एम्प्टी है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एफ जेड का रेसिड्यू निकाल लेंगे, है ना। तो रेसिड्यूज निकालेंगे 0 पे और 1 पे, तो ये आपको क्या मिलेगा, 2 पाई आयोटा 1 प्लस में 1। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा रेसिड्यू, इसकी वजह से 2 पाई आयोटा एंड इसकी वजह से भी 2 पाई आयोटा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिली, 4 पाई आयोटा। सही है। और अगर ये 4 पाई आयोटा मिल गई तो ये फिर अगेन नॉन जीरो मिल गई। इसका मतलब ये आपके पास कैसा आ गया फंक्शन, फिर नॉन जीरो आ गया, है ना, इंटीग्रल की वैल्यू। अब चलते हैं r इक्वल टू 1 क्यों। अब जैसे आपने r इक्वल टू 1 दिया, आपका जो सेट बना है वो ये बन गया, मतलब इसके अंदर z इक्वल टू 1 भी इंक्लूड है और s के अंदर भी तो 1 इंक्लूड है। इसका मतलब s का और a का इंटरसेक्शन तो एम्प्टी नहीं आया। नहीं आया तो ये वाला केस तो खत्म ही हो जाता है, इसको आप कंसिडर ही नहीं करोगे, आगे काम ही नहीं करोगे। तो हमारे पास ये टोटल 2 केसेस बने, इन दोनों में ही फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो आई है, लेकिन इसने बोला है 0, तो आपके पास ये हो गया ऑप्शन गलत। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शंस गलत हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट में। देखिएगा अगला, कहता है लेट h बी ए होलोमॉर्फिक फंक्शन। h आपके पास एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है ऑन c में से जब आप 0 को हटा रहे हो, सच दैट कि लिमिट मॉडुलस z टेंड्स टू इंफिनिटी h ऑफ z इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बात समझना, यहां से h आपको एक होलोमॉर्फिक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये डोमेन है आपकी, और आपको कहता है कि भैया जब आप मॉडुलस z इंफिनिटी पे लेकर जाते हो तो आपका एच जेड 0 के इक्वल आता है। इसका मतलब एच जेड जो फंक्शन रहेगा वो आपका 1 अपॉन में z की पावर m टाइप रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 0 के ऊपर सिंगुलरिटी दे सकता है ना, ये सिर्फ 0 के ऊपर सिंगुलरिटी दे सकता है ना, या फिर मैं बोलूं कि इंफिनिटी पे इसके पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो ये फंक्शन इस टाइप का आपके पास आएगा, एच जेड कुछ इस टाइप का फंक्शन रहेगा। मतलब आइडिया लग गया कि हाँ इस टाइप का कुछ फंक्शन रहेगा, 1 बाय जेड टाइप, 1 बाय जेड स्क्वायर, कुछ इस टाइप का फंक्शन हमारे हाथ में रहेगा। अब चलते हैं आगे। देखिए आपके पास कहता है फॉर n इज ग्रेटर देन 1, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंसिडर f ऑफ n z। आपके पास ये गिवन है, f ऑफ n z आपको क्या गिवन है, ये गिवन है। मतलब इसने एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज बना के दे दी है आपको। ठीक है, आपसे कहता है यहाँ पे इसने जो डी है वो डिफाइन करके दिया है, डोमेन आपको डिफाइन करके दी है, ओपन यूनिट डिस्क है। आपको कहता है यहाँ से कि भाई फॉर ऑल z विद मॉडुलस z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 द सीक्वेंस ये कन्वर्जेस। कहता है जब आपका मॉडुलस z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, उसमें हर एक z, जो भी आपका z आ रहा है 1 या 1 से बड़ा जो भी मॉडुलस आ रहा है, कहता है उसके लिए सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज करेगी। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले एक सिंपलेस्ट सा एच जेड मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि एच जेड मेरा इस टाइप का रहेगा, तो मैंने सबसे छोटा सा एच जेड मान लिया 1 बाय जेड। ठीक है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया। अब यहां पे आप पुट कर दीजिए, तो f ऑफ एन जेड आपके पास क्या मिलेगी, समेशन k1 से लेके n h ऑफ z की पावर k। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये आपके पास ऐसा आएगा, मैंने h ऑफ z की वैल्यू जो थी उसको पुट कर दिया, तो h ऑफ z k की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इसको मेरे को क्या चेक करना है कि कह रहा है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी क्या, फॉर एवरी z मॉडुलस z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो सबसे पहले मैं इसकी लिमिट ही कैलकुलेट कर लेती हूँ। जैसे मैंने लिमिट कैलकुलेट करी, अब देखो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड, ये जो आपका समेशन है ये k1 से इंफिनिटी चला जाएगा, तो ये आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे z इक्वल टू 1 के ऊपर ही अगर काम कर लूं तो बात बन जाए, क्योंकि मुझे इसने बोला है मॉडुलस z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉर एवरी मॉडुलस z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कि भाई z इक्वल टू 1 के ऊपर क्या आ रहा है। तो जैसे ही मैंने z इक्वल टू 1 के ऊपर काम किया तो ये आपको मिला 1 अपॉन में 1 की पावर के, अगर आप इसका समेशन ओपन करेंगे तो ये आपका 1 अपॉन 1 की पावर के दैट इज 1 बनेगा।
समेशन ओपन करने पे ये आपकी बन जाएगी की। एंड सिंस k टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपको मिल जाएगी इन्फिनिटी। यानी ये जो आपकी सीरीज है ये डाइवर्ज कर रही है। या मैं सिंपली शब्दों में बोलूं कि इसकी नेसेसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट इज सीक्वेंस लिमिट टेंड्स टू 0। ठीक है, इस सीक्वेंस की लिमिट अगर 0 को टेंड करती है तो हम आगे वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 ही टेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ये डाइवर्जेंट हो गई। कब? जब आपने z को मान लिया। तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर ऑल मॉडुलस z इक्वल टू ग्रेटर देन 1 बोला है, इसलिए हमने z इक्वल टू 1 पे ही चेक कर लिया और वहां पे तो हमारा डाइवर्जेंट निकल कर आ रही है, तो ये ऑप्शन गलत। चलते हैं सेकंड ऑप्शन। कहते हैं फॉर d आपने अगर z उठाया है डोमेन में से, ओपन यूनिट डिस्क में से आप 0 हटा रहे हो, यानी एक पंक्चर्ड डिस्क आपके पास बन रही है, तो आपके पास वहां पे सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी क्या, ये आपसे बोल रहा है। मतलब आपके पास एक पंक्चर डिस्क बन रही है वेयर z आपका 0 से बड़ा है और ऐसे, या मैं बोलूं इसको साफ शब्दों में कुछ ऐसा, ओपन है, ठीक है, आपके पास ओपन है ऐसा, ये आपके पास बन रहा है। अब ये जो आपके पास डिस्क बन रही है कहता है कि इसमें आपका फंक्शन, ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी क्या। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेम यहाँ पे, अब आप यहाँ पे ना ऐसा मतलब रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। आप सेम फंक्शन उठाओ, एच जेड को आपने उठाया 1/z, आप देखो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसा मैंने पीछे निकाला मैं एज इट इज लिख रही हूँ। ठीक है, जैसा मैंने ये पीछे निकाला है मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ, तो ये आपके पास आएगा ऐसा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर आप इस पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हो और आपके पास ये कंडीशन है, तो क्या होता है, अगर आप इस पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हो बाय रेशियो टेस्ट, आपके पास आता है लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी a k प्लस 1 अपॉन में a k, ये आपके पास आएगा लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी a k प्लस में 1, आपके पास आएगा z ऑफ k प्लस 1 z की पावर k, ऐसा आएगा। और आप ऐसा पाओगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/z आएगी, सिंस क्योंकि आपका जो z है मॉडुलस z वो 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा है, यानी अगर मैं इसको ऐसा भी लेकर चलूं तो 1/mod(z) इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे ये आपका 1 से बड़ा चला जाएगा, है ना भाई। अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ मॉडुलस हटा के, तो ये आपका 1 से बड़ा चला जाएगा। और अगर आपको ये चीज पता है कि जब भी आप रेशियो टेस्ट देखते हो, अगर आपका a k प्लस 1 अपॉन में a k की लिमिट 1 से बड़ी चली जाती है तो सीरीज आपकी डाइवर्ज करती है, तो ये आपकी डाइवर्ज हो गई, कन्वर्जेंट तो नहीं हुई। तो यहाँ रेशियो टेस्ट से आपका क्या मिल गया, डाइवर्जेंट। तो ये ऑप्शन जो इसने बोला है ये आपका फिर गलत। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट कहता है द सीक्वेंस fn कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू अ होलोमॉर्फिक फंक्शन, जब आप अपने डोमेन में से ये हटा देते हो, जब आपने अपने डोमेन में से ये हटा दिया, यानी आपका जो डिस्क थी वो ये थी और आप यहां से ये हटा रहे हो, ये इसको इंक्लूड करते हुए आपने ये हटा दिया ये वाला, तो बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है क्या उस पे आपका फंक्शन कन्वर्ज करेगा क्या पॉइंट वाइज। अरे एक बात बताओ, अभी जो ऊपर पड़ गया है, जो मतलब ऊपर सेकंड ऑप्शन हमने किया है उसमें आपकी डिस्क ऐसी थी, है ना, और ये 0 इंक्लूड नहीं कर रहा था, बाकी सब जगह हमने चेक किया तो वो आपकी डाइवर्जेंट निकल कर आई। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को छोड़ भी दूं, बाकी जो बचे हुए हैं उनके लिए भी तो डाइवर्जेंट ही आएगी। जब इन सबके लिए ये डाइवर्जेंट निकल कर आई है तो इसके लिए भी डाइवर्जेंट निकल कर आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी तो वही केस आ गया मॉडुलस z लेस देन 1 वाला। यहाँ पे भी तो आपके पास वही फंक्शन है जिनके लिए मॉडुलस z लेस देन 1 है, इन पॉइंट्स को छोड़ के बस। मतलब आपको रियल के ऊपर वर्क नहीं करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, बाकी सब जगह तो आपका फंक्शन सेम काम करेगा जैसा ये ऊपर कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास आप एक पर्टिकुलर z उठा के चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये जो लिमिट है अगेन आपको ये मिल जाएगी ग्रेटर देन 1 और ये आपकी फिर डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो इसलिए पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं करेगा, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत। फोर्थ ऑप्शन देखिए, द सीक्वेंस fn कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू अ होलोमॉर्फिक फंक्शन। अब आप इसको अगेन रेशियो टेस्ट से चेक करना, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे आप मान लो ये जो आप पहुंचे हो लास्ट तक, आपने ये किया, ये आपका आया 1/z, सेम ही आएगा। अब की बार जो आपको दिया गया है वो दिया गया है मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 1,
यानी 1/z इज लेस देन 1, और 1/z अगर लेस देन 1 तो ये आपका लेस देन 1 अगर आ जाएगा रेशियो का लिमिट लेस देन 1 तो आपका वो कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्जेंट तो ये आपके पास होगा, है ना, कन्वर्जेंट तो ये आपके पास होगा। लेकिन क्या ये होलोमॉर्फिक फंक्शन पे कन्वर्जेंट होगा? तो उसके लिए क्या करोगे, आपको hz पता है, आपका hz किस टाइप का रहेगा, कोई a m अपॉन में z की पावर m समथिंग कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि उसकी सिंगुलरिटी सिर्फ 0 पे आएगी, ठीक है, उसकी सिंगुलरिटी सिर्फ 0 पे आएगी। मान लीजिए hz आपको कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एफ एन जेड निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा k1 से लेके इन्फिनिटी, लिमिट में चेक कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा am z की पावर m और इसकी पावर k, ऐसे, है ना। आप देखो ये जो आपके पास बनेगी ये आपकी एक जीपी सीरीज बनेगी, ये आपके पास एक जीपी सीरीज बनेगी, है ना। और आप इसको जब इसका निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, देखना 1 अपॉन में z की पावर m, ठीक है, a अपॉन में 1 माइनस में r, ऐसा। तो ये ए एम ये आपका एक कुछ कांस्टेंट है, समझ लीजिए, ये आपके पास बनेगा 1 अपॉन में 1 z की पावर m माइनस 1। तो आप इसको देखो, फिर m आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा जी, ठीक है, क्योंकि फंक्शन आपका कैसा होना चाहिए, 0 पे ही आपका देना चाहिए, उसके अलावा वो आपका मतलब एनालिटिक होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो ये निकल कर आ रहा है, लिमिट जो निकल कर आ रही है, ये एक्चुअल में होलोमॉर्फिक है। अब आप बोलोगे कि तो 1 के ऊपर सिंगुलरिटी दे रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका, क्योंकि जो आपकी डोमेन अब की बार फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, वो आपको गिवन है मॉडुलस z ग्रेटर देन 1, तो ये 1 से बड़े सारे, अब इसमें जितने भी आपके जीरोस आएंगे वो सारे 1 या 1 के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये मॉडुलस z ग्रेटर देन 1 के ऊपर होलोमॉर्फिक है, तो ये जो आपकी लिमिट है ये इसको टेंड कर रही है, ठीक है, तो ये होलोमॉर्फिक फंक्शन को टेंड कर रही है, इसी वजह से यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट। तो बाकी पहले आपने 3 ऑप्शन गलत कर दिए, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट होना है, ठीक है। तो एग्जाम में तो प्रूफ नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी था, तो ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ये आपको कह रहा है लेट आपको ये डिफाइन करके दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका रेडियस है 1 या 2, 1 और 2 हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। और ये मैं आपको बता दूं, ये आप एक्चुअल में जो गिवन रहता है, जैसे आपको ऐसे डिफाइन करके देता है a प्लस में r e की पावर 2 पाई आयोटा t, इसका मतलब होता है कि ये आपके पास एक डिस्क की इक्वेशन है जिसका सेंटर a है और रेडियस जिसका r है, ठीक है, सेंटर a रेडियस r, ये आपके पास एक डिस्क होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं गामा आर टी, ये आपको दी हुई है 2 प्लस में आयोटा प्लस में आर ई की पावर 2 पाई आयोटा, वेयर आर उसने बोला है कि 1 और 2 में से हो सकता है, और उसमें 1 और 2 पे भी आपसे वैल्यूज निकलवाई है इंटीग्रल की, है ना। तो यहाँ पे इसको समझ लो कि ये जो आपके पास डिस्क बनेगी, इसका सेंटर तो रहेगा ये, और इसका रेडियस आपके पास रहेगा आर। अब आर अकॉर्डिंगली 1 और 2 जो हम काम करेंगे उसके ऊपर, उससे होएगा चेंज, ठीक है। तो ये आपके पास सेंटर आ गया, ये आपके पास रेडियस आ गया। अब देखिए आपके पास बोलता क्या है, कह रहे जब आप गामा 1 पे, गामा 1 बोले तो यहाँ पे आर को जब आप चेंज करेंगे 1, यानी आर 1 पे जब आपका रेडियस 1 रहेगा, तो आपके पास ये 2 ऑप्शंस बना के दिए हैं कि टेंजेंट जेड डी जेड का इंटीग्रल की वैल्यू 2 पाई आयोटा रहेगी या -2 पाई आयोटा रहेगी। सबसे पहले हमें यहाँ से क्या करना है, जो आपको पता है कि आप इसका जो इंटीग्रल निकालने जा रहे हो, है ना, इसको आप ऐसे लिखोगे, पहले इसकी सिंगुलरिटीज तो पता हो तभी तो काम करेंगे आगे, डिस्क के अंदर इसकी सिंगुलरिटीज तो पता हो, तो आपके पास गामा 1 यानी रेडियस तो 1, सेंटर आपके पास आएगा 2 प्लस में आयोटा, यानी आपके पास जो डिस्क की इक्वेशन बनेगी वो आपके पास ऐसे बनेगी, है ना। आपको चेक करना है कि इस फंक्शन की जो सिंगुलरिटीज आ रही है क्या वो इस डिस्क के अंदर आ रही है या बाहर ही है,
आप कैसे करोगे? सबसे पहले इसकी सिंगुलरिटी निकालो। कोस ऑफ जेड, कोस ऑफ जेड आपका 0 कब होता है? जब आपका जेड टू एन प्लस में 1 पाई बाय 2 होता है, या फिर मैं इसको बोलूं एन पाई प्लस में पाई बाय 2 होता है। यही होता है। जब आपका जेड एन पाई प्लस में पाई बाय 2 होगा, उस केस में आपकी सिंगुलरिटीज आ रही हैं, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एन आपका क्या होगा? एन आपका इंटीजर हो सकता है ना, एन आपका इंटीजर्स हो सकते हैं, 0 1 2 3 -1 2 3 जो भी, ये आपके पास आएगा। तो ये सिंगुलरिटीज आई हैं। चेक करो कि क्या सिंगुलरिटीज आउटसाइड दी सर्कल लाई कर रही है या इनसाइड दी डिस्क लाई कर रही है। अगर इनसाइड है तो हमें रेजिड्यू निकालना पड़ेगा, अगर आउटसाइड है तो सीधा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही एन को पहले 0 पुट करते हैं तो जेड आपको मिलता है पाई बाय 2। क्या ये मेरा पाई बाय 2 इसमें आता है? क्या मेरा पाई बाय 2 इसमें आता है? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, सिंपल यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करके देखोगे, इसका मॉडुलस निकालोगे। अगर वो 1 से छोटा आया तो ये डिस्क के अंदर है, अगर 1 से बड़ा गया तो डिस्क से बाहर गया। तो यहाँ पे मैंने रखा पाई बाय 2। माइनस में 2 प्लस में आयोटा था, मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसका मॉडुलस। मुझे चेक करना है कि क्या ये मेरा 1 से छोटा है क्या। तो पाई बाय 2 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1। आप एक चीज देखो, 1 में कोई चीज अगर ऐड हो रही है और वो भी उस किसी का स्क्वायर और उसका रूट, ये ऑलवेज 1 से बड़ी क्वांटिटी आएगी हमेशा। 1 में अगर कोई चीज ऐड हो रही है, 1 में अगर कुछ ऐड हो रहा है, उसका रूट आ रहा है, तो ये 1 से हमेशा बड़ा आएगा। इसका मतलब पाई बाय 2 आउटसाइड द सर्कल आ गई, या डिस्क आ गई, सॉरी, है ना, ये आ गई। अच्छा, अगर मैं आगे काम करूं, अगर मैं n इक्वल टू 1 के लिए काम करूं, तो जैसे मान लो मैंने n इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा? पाई प्लस में पाई बाय 2 दैट इज 3 पाई बाय 2। तो आपके बार आपका z 3 पाई बाय 2 आ गया। आप 3 पाई बाय 2 पे निकाल लो, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 रखोगे, माइनस में 2 प्लस में आयोटा, माइनस में आयोटा सॉरी, ठीक है। इसका मॉडुलस कैलकुलेट करो। अगर आपका ये जो आ रहा है मॉडुलस, अगर ये अगेन लेस देन 1, तो आपका काम बन जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1, अगेन 1 से बड़ा। तो इसका मतलब ये वाली भी आउटसाइड द सर्कल लाई कर गई, है ना। अब आउटसाइड द डिस्क ये वाली भी लाई कर गई। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 के लिए काम कर जाओगे, तो माइनस पाई बाय 2 तो और उसको ऐड करवा देगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास ऐसा आएगा माइनस पाई बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ये दोनों आपके नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना लेंगे, और इसकी वैल्यू तो पहले वाले से भी बड़ी, जो पाई बाय 2 पे निकाली थी उससे भी बड़ी। तो ये तो फिर 1 से बड़ा। इसका मतलब आप कोई भी वैल्यू उठाओ z की, चाहे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2, कुछ भी, सबके लिए आपका जो सिंगुलरिटी है वो 1 से बढ़ी जा रही है, मतलब 1 से बाहर जा रही है, आउटसाइड द डिस्क लाई कर रही है। इसका मतलब जो आपकी वैल्यू रहेगी इंटीग्रल की, इस इंटीग्रल की, वो सीधी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगुलरिटी नहीं आ रही। पूरा फंक्शन आपके पास एनालिटिक हो गया, है ना। किसके लिए? जब आपका रेडियस 1 है। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी निकल कर आएगी 0। तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ठीक है। अब चलते हैं, जब आपका रेडियस 2 रहेगा उस केस में क्या रहेगा। सेम प्रोसेस से आपको कुछ नहीं करना, जो आपने कर रखा है ऑलरेडी, उसको बस आपको चेक करना है कि क्या वो 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है। अब जैसे मैंने पाई बाय 2 के लिए चेक किया था, तो पाई बाय 2 के लिए अगर मैं इसको चेक करूं, क्या ये मेरा 2 से अंदर आएगा या फिर बाहर रहेगा। तो इसको कैसे करोगे? इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, या फिर मैं बता देती हूँ, जैसे पाई बाय 2 है, समथिंग 3.14 अपॉन में 2 आपके पास आएगा। इसको आप कैंसिल करोगे, कुछ 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, है ना। 1 पॉइंट समथिंग में से अगर आप 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आपका कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका स्क्वायर करोगे, है ना, उसका स्क्वायर 1 प्लस करोगे, तो ये आपको समथिंग 0 पॉइंट, ये आपका क्या बना था, 2 से डिवाइड 1 पॉइंट, 0 पॉइंट समथिंग का कुछ 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर प्लस में 1। तो ये 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर तो आपका 0 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, एंड इसका ये 1 अगर आप ऐड कर दोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग रहेगा। इसका अगर आप रूट भी कर दोगे तो भी ये 1 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब आपके पास क्या आया, ये आपका 2 के अंदर अंदर आ गया, 2 के अंदर अंदर आ गया, ये 2 के अंदर अंदर आ गया। इसका मतलब पाई बाय 2 वाली आपके 2 के अंदर अंदर आई, मतलब पाई बाय 2 जो आपकी सिंगुलरिटी निकल कर आई है वो 2 के अंदर आ गई, यानी डिस्क के अंदर आ गई, जब आपका रेडियस 2 था तब।
तो π/2 तो अंदर लाई कर गई, तो एक हमें सिंगुलरिटी तो मिल गई π/2। हम चेक करते हैं -π/2 के लिए। अब जैसे आप -π/2 करेंगे, यहाँ पे देखना -π/2 -2 का होल स्क्वायर, ये आपका समथिंग क्या बन जाएगा। जैसे अगर मैं इसको देखूं -π/2 यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है, इसमें 1 पॉइंट समथिंग में से आप 2 ऐड करवाओगे, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा। 3 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर पे 1 ऐड कर रहे हो, पक्का 3 से बड़ा मिलेगा। 3 पॉइंट समथिंग कर रहे हो, आप समझ लो ये 10 समथिंग कुछ जाएगा, प्लस में आप 1 कर रहे हो, ये आपका कुछ भी मतलब आए, लेकिन हमें इतना पता है कि 3 से बड़ा जरूर आएगा ये। तो जब 3 से बड़ा आएगा तो ये तो क्या चला गया, ये तो 2 से बाहर ही चला गया। इसका मतलब -π/2 मेरा जो रेडियस 2 वाले जो डिस्क थी उसके अंदर तो नहीं आया, इसका मतलब ये आपके पास सिंगुलरिटी नहीं आई। सेम तरीके से आप 3π/2 के लिए चेक करोगे, आप देखो यहां से 3π/2 का स्क्वायर, ये समथिंग आपके पास क्या बन जाएगा, ये समथिंग 10/5 5 पॉइंट कुछ बनेगा। मैं जस्ट अप्रोक्सीमेशन लगा रही हूँ, ठीक है, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ। 5 पॉइंट समथिंग में से 2 माइनस करोगे 3 पॉइंट समथिंग, अगेन इसका स्क्वायर, तो ये भी आपका फिर 3 से बड़ा चला जाएगा, ठीक है, तो ये फिर आपका बाहर चला गया। इसका मतलब जब 3π/2 आ गई तो -3π/2 भी बाहर चली जाएगी। इसी तरीके से आपका 5π/2 भी बाहर चला जाएगा, -5π/2 भी। तो आपको सिर्फ सिंगुलरिटी मिली क्या, रेडियस 2 के लिए π/2। तो आप इसके ऊपर रेजिड्यू निकाल दोगे, तो आप इसके ऊपर जब रेजिड्यू निकालेंगे तो रेजिड्यू एट f π/2, तो वो आपके पास क्या निकल कर आएगी, लिमिट z टेंड्स टू π/2, z माइनस में π/2, ठीक है, f ऑफ z आपके पास था sin z अपॉन में cos z, ऐसा आएगा, ठीक है। आप देखो जब आपका z π/2 पे टेंड करेगा तो 0.0 फॉर्म बनेगी, तो ऊपर का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, नीचे का डिफरेंशिएशन यानी एल हॉस्पिटल रूल, तो ये आपको मिलेगा ऐसा। साइन z का हो जाएगा cos z, माइनस में साइन z एज इट इज, इसका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय में माइनस का साइन, ठीक है। अब z टेंड्स टू इंफिनिटी पे सॉरी π/2 पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो गया, ये वाला आपका क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस आएगा जी, प्लस आएगा, ठीक है, प्लस कर लेना इसको, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा 1 और नीचे भी आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस का, तो ये आपको मिल गया -1। तो यहां से जो इंटीग्रल की वैल्यू निकल कर आई है किसकी, टेंजेंट z की, किस पे, गामा 2 पे, वो आपकी आई है -2π आयोटा, तो ये आपको मिली -2π आयोटा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा जी, 4th ऑप्शन करेक्ट, थर्ड, ठीक है। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चंस आए थे जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थे, ठीक है, और चारों ही सोचने वाले क्वेश्चंस थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे ये चारों के चारों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।